नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और वर्तमान में जो क्लासें हम पढ़ते आ रहे हैं वो संधि प्रकरण से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में अच संधि का भाग। ठीक है, अच संधि से पहले हमने सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि से क्यों कहा गया? इस संधि को कहा गया यण संधि। यण क्यों कहा गया है? क्योंकि इस संधि में यण आदेश होता है। यण एक प्रत्याहार है जिसमें य, व, र और ल इस तरह से चार वर्ण हैं। यण प्रत्याहार में चार वर्ण होते हैं, य, व, र, ल। और ये कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? यण प्रत्याहार के अंतर्गत। इसीलिए इस संधि को नाम दिया गया यण संधि। क्या नाम दिया गया इस संधि को? यण संधि। अब यण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? इस संधि का विधायक सूत्र है इको यणचि, जो हम सभी ने पढ़ा होगा। लगभग जिसने भी संस्कृत व्याकरण पढ़ी है तो इको यणचि उसने जरूर पढ़ा है। ठीक है, इको यणचि ये सूत्र होता है यण संधि से संबंधित सूत्र। प्रश्न ये भी आ सकता है परीक्षा में कि यण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? इको यणचि। ठीक है, जब हम इस सूत्र के पदच्छेद यहां पे करते हैं तो इसमें से कई सारे पद यहां पर निकल के आते हैं। इक, यण और अचि, तीन पद इसमें से निकल के आते हैं। इक, यण और अचि। इक, यण, अचि। इस तरह से ये भी प्रत्याहार है, ये भी प्रत्याहार है और ये भी प्रत्याहार है। तीनों ही इसके अंदर प्रत्याहार है। इक भी प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है और अच भी प्रत्याहार है। ठीक है, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इक प्रत्याहार में आता है ई, उ, री और री। ठीक है, इक प्रत्याहार के अंदर चार वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। ठीक है, अब यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? मैंने पहले ही बताया था, य, व, र और ल। और इसी कारण से इस संधि को यण संधि कहा जाता है, यण प्रत्याहार की वजह से। अब यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, य, व, र और ल, इस तरह से इनको हम हलंत कर देंगे ना, य, व और ल को। तो यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, य, व, र और ल वर्ण, ये चार वर्ण आते हैं। अचि का मतलब होता है अच। ठीक है, सप्तमी एकवचन का रूप है अचि। अच का मतलब होता है स्वर, सारे स्वर। कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि ई, उ और री और री इनके बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब स्वर आएंगे तो इसमें यह ध्यान रखना है कि ई के बाद में ई स्वर नहीं आना चाहिए, उ के बाद में उ स्वर नहीं आना चाहिए, सेम स्वर नहीं आना चाहिए। मतलब री के बाद में ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, उ के बाद में उ नहीं होना चाहिए, री के बाद में री नहीं होना चाहिए, री के बाद में री नहीं होना चाहिए। तब अगर ऐसे समान स्वर आ जाते हैं तो फिर वहां पे सवर्ण दीर्घ संधि होती है। तो यहां पर हमें सवर्ण दीर्घ संधि नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे समान स्वर आ जाते हैं तो यहाँ पे तो फिर सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी ऐसे। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि समान स्वर नहीं आने चाहिए। ई है तो ई के अलावा और दूसरा स्वर होना चाहिए। इधर प्लस के पहले उ है तो इस प्लस के बाद में उ के अलावा अन्य कोई स्वर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, असमान स्वर, समान स्वर, एक जैसे स्वर नहीं होने चाहिए, है ना। भाई भाई नहीं होने चाहिए। अपनी भाषा में बात करें तो मतलब भाई भाई नहीं होने चाहिए। अगर भाई भाई होता है ना तो वहां पे तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई भाई नहीं होना चाहिए अगर हम यण संधि कर रहे हैं तो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर ई के स्थान पे यह आदेश होता है, उ के स्थान पे वह आदेश होता है, री के स्थान पे र आदेश होता है और री के स्थान पे ल आदेश होता है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है, ई का तात्पर्य केवल ह्रस्व ई नहीं है, दीर्घ ई भी है। अगर छोटा बाई हो चाहे बड़ा बाई हो, है ना, छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो तो भी यही आदेश होगा। इसी तरह से छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, इसी तरह से छोटी री हो चाहे बड़ी री हो,
री तो केवल ह्रस्वी रहता है, ये तो दीर्घ होता ही नहीं है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आगे टेबल्स भी इसकी एक विशेष बनाई है। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो प्लस, किसी भी प्लस से पहले यदि ह्रस्व ई हो, चाहे दीर्घ ई हो, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, उसके बाद में कोई सा भी अच हो, ये ध्यान रखना है कि असमान स्वर, मतलब भाई के बाद में भाई नहीं होना चाहिए, ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, ई के अलावा कोई सा भी स्वर होता है तो ई को कौन सा आदेश यहां पर हो जाता है, यह आदेश हो जाता है। जैसे कि सुदी प्लस उपास्य। अब देखो प्लस जो है ना, इससे पहले यहां पे दीर्घ ई है और प्लस के बाद में क्या है, उ, मतलब कि भाई के बाद में भाई नहीं है, समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है, तो यहां पर ई को हम कौन सा आदेश कर देंगे, य। इस तरह से सु ध आधा हो जाएगा जब हम इसमें से दीर्घ ई निकाल लेंगे, तो यहां पर होगा यह भी हलंत होता है, तो ये उ जो होता है वो य में मिल जाता है, शुद्धोपास्य। इस तरह से रूप बनता है शुद्धोपास्य। ठीक है, इसी तरह से अभी प्लस उदय, इसमें ह्रस्व ई है, इधर उ है, ठीक है, तो ई के स्थान पे हम क्या कर देंगे आदेश य, और यहां पे बन जाएगा अभ्युदये। आप इसको बनाइए इति प्लस आदये, इससे बना के देखिए, एक एक उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। दूसरा यहां पर हम करेंगे उ और दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। अगर ये कंडीशन होती है उसके बाद में अच, कोई सा भी अच, मतलब असमान अच होना चाहिए, तो वहां पर आदेश हो जाता है व। कौन सा आदेश हो जाता है, व। जैसे कि मधु प्लस अरि, प्लस से पहले उ है, प्लस के बाद में ए है, असमान स्वर है, तो यहाँ पे उ को हम कर देंगे व, तो धू में से उ निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, और ये व और री, इस तरह से मध्वरी। अनु प्लस अयह बनेगा अन्वयः। ठीक है, या आप बनाइए गुरु प्लस आज्ञा क्या बनेगा, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में। री और दीर्घ री, ह्रस्व री हो चाहे दीर्घ री हो, उसके बाद में री और री को छोड़कर कोई सा भी अच आ जाता है तो उस री और री की जगह आदेश हो जाएगा र। ठीक है, जैसे यहां पे है धात्री प्लस अंश है, यहां पे री है, यहां पे ए है, तो इस री को कौन सा आदेश होगा, अगर र, तो यहां पे धा त में र मिलता है तो बनता है त्र, और ए इसमें मिल जाएगा और बन जाएगा धात्रंश है। इस तरह से पितृ प्लस आज्ञा, तो यहां पर भी बनेगा, त्रि में से री का र कर देंगे तो यहां पे पितृ आ इसमें मिल जाएगा और बन जाएगा पित्राज्ञा। इसी तरह से नृ प्लस आत्मज है, ये आपको बनाना है या आपके लिए छोड़ा गया है। लृ केवल ह्रस्व होता है, तो इसमें ये वाला दिक्कत नहीं है कि ह्रस्व होगा कि दीर्घ होगा, ये तो हमेशा भाई, इसके तो एक ही भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई इसके है नहीं, तो यहाँ पे लृ के बाद में लृ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी स्वर होता है तो लृ के स्थान पे ल आदेश कर दिया जाता है। लृ प्लस आकृति, तो इस लृ की जगह ल हो जाएगा हलंत वाला, तो ल में आ मिलेगा, तो ये बन जाएगी लाकृति। इसी तरह से गम लृ प्लस आदेश है, यहां पर लृ है, यहां पे आ है, इस लृ को ल कर देंगे तो यहां पर स्थिति बन जाएगी कुछ ऐसी, गम ली, ल हलंत होता है तो आ इसके अंदर मिल जाएगा, गम ला और आदेश है। ठीक है, इस तरह से यहां पर रूप इनके बन जाएगी, गस लृ प्लस आदेश है, आप यहां पर बना सकते हैं। तो यह है अपनी आज की क्लास की संधि यण संधि। एक बार और मैं छोटे से रूप में आपको बता देता हूं, यण क्यों कहा गया, इस संधि में यण आदेश होता है, किसके स्थान पर होता है, एक प्रत्यय के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे रहते। ठीक है, एक और चीज इसमें समझने वाली बात थी कि समान स्वर नहीं होनी चाहिए, समान स्वर होते हैं, ई के बाद में ई होता है तो फिर वहां पर सवर्ण दीर्घ संधि होती है, यण संधि नहीं होती है। और ये इसके यहाँ पर कई सारे उदाहरण, ये मैंने इसकी अच्छे से यहाँ पर टेबल बनाई आपको समझने के लिए। और यहाँ पे एक प्रत्याहार में केवल ह्रस्व ई उ री का वर्णन है, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर दीर्घ ई दीर्घ और दीर्घ री भी अपने को यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये थी अपनी आज की क्लास यण संधि पे आधारित। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, फॉलो भी करें। थैंक यू।